चलें जी, कल ओरिएंटेशन थी हमारी और मोस्टली हमने देखा था कि सब्जेक्ट है क्या, इसकी नेचर क्या है, वो हमने डिस्कस की थी। थोड़ा बहुत सीखा सिलेबस क्या है। आगे चलते हैं, अब आगे डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द एरिया जो सिलेबस में है हमारा, दैट इज़ सेल्स टैक्स, उसको डिस्कस करेंगे। हमने कल ही डिस्कस किया था इसकी वेटेज जो है वो कितने मार्क्स की है, 20 से 30 मार्क्स की है, लेकिन ऑन एवरेज आपको इसमें से 27 मार्क्स जो है वो पेपर में आने ही आने हैं। हमने कल ये क्लियरली देखा था। फिर हमने मॉडल पेपर से भी देखा था कि इसमें से आपको क्या आना है, एक न्यूमेरिकल आना है जो लॉन्ग न्यूमेरिकल है। बेसिकली यू कैन से डैट अप टू 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल आना है। एक आपको इसमें से आना है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मोस्टली पार्ट ए और बी में होगा। तकरीबन 12 मार्क्स तक की आपको थ्योरी आनी है और इसमें से आपको मिनिमम भी आए तो 2 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज़ आने ही आने हैं। तो ये कुछ इसने डिवीज़न जो है वो हमें दी हुई थी कि पेपर में हमें वो इस तरह से पूछ रहा होगा। आपको डे 1 पे पता है कि यार ये एरिया इतने मार्क्स का टेस्ट होना है, तो फिर बेहतर है हम इसको उसी तरह क्या करें, तैयार भी करें, उतना डेप्थ में लेके चलें और इसको पहले सीख के साइड पे भी करें। ये जो है ना, हम अब स्टार्ट करने लगे हैं सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स बेसिकली जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, सारी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे क्या है और क्या नहीं है। अगर इसका थोड़ा सा पास्ट पेपर का एनालिसिस देखें कि क्या है और किस तरह से है, तो ये कुछ अटैम्प्ट्स के स्टैट्स हैं जो सेल्स टैक्स में से हैं कि किस अटैम्प्ट में कितने मार्क्स की चीज़ जो है वो आई हुई है। देखिए, ऑटम 24 में 20 नंबर का न्यूमेरिकल था, 9 मार्क्स की क्या आई थी, थ्योरी आई थी, अराउंड 29 नंबर का आया। स्प्रिंग 24 में 16 का न्यूमेरिकल, 14 की थ्योरी। ऑटम 23 में 17 का न्यूमेरिकल, 11 की थ्योरी। स्प्रिंग 23 में 19 का न्यूमेरिकल, 9 की थ्योरी। ऑटम 22 में 15 का न्यूमेरिकल, 11 की थ्योरी। स्प्रिंग 22 में 8 का न्यूमेरिकल, वही अटैम्प्ट है जहाँ पर न्यूमेरिकल शॉर्ट आया है और थ्योरी क्या आई है, लॉन्ग आई है। अदरवाइज़ आप थ्रू आउट देखें तो न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं और थ्योरी जो है कम वेटेज की है। ऑलमोस्ट अगर आप इसको करें एवरेज आउट तो 16 मार्क्स के क्या मिल रहे हैं आपको, न्यूमेरिकल्स मिल रहा होता है और 13 मार्क्स से क्या आ रही है, थ्योरी जो है वो आ रही होती है। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। मैं आप सबसे पूछता हूँ, एक कॉमन क्वेश्चन है, आपके ख्याल से कौन सा एरिया मुश्किल होता होगा इससे? न्यूमेरिकल्स मुश्किल हैं कि थ्योरी मुश्किल है आपके ख्याल से? वैसे अजम्पशन थ्योरी मुश्किल, न्यूमेरिकल थ्योरी डिवाइड हो गए हम, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में है, कुछ थ्योरी के बारे में है। हम ऐसे कोई हवा में बात नहीं करते, हम यहाँ पे कुछ आई कैप के स्टैट्स देखते हैं। कैफ में, सी फैप में, कैफ में आपको हर अटैम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट से मिलते हैं कि पीआरसी में नहीं थी, पीआरसी में पास्ट पेपर होता ही नहीं था। आप जाके अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, आपको पास्ट पेपर्स मिलेंगे, आपको उनके सजेस्टेड सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको हर अटैम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स मिलेंगे। एग्जामिनर कमेंट्स का मतलब है कि एग्जामिनर बताता है कि इस स्पेसिफिक पेपर में क्या परफॉर्मेंस थी, जिसमें वो पूरे पेपर वाइज भी, क्वेश्चन वाइज हर एक चीज़ बताता है कि कहाँ पे किस बच्चे ने क्या गलती की है। आपको मार्किंग स्कीम तक मिलती है कि यार इस पेपर में, इस सवाल में, इस चीज़ के इतने नंबर थे। एक सवाल अगर 16 मार्क्स का आया है तो स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, किस स्टेप में कितने मार्क्स थे, क्या उसने एलोकेट के, सारा कुछ बताता है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनर कमेंट्स अगर हम निकालें परफॉर्मेंस, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस की परफॉर्मेंस है। इसमें याद रखिएगा कि वो तमाम न्यूमेरिकल्स जिनके नाम के आगे एसोसिएट लिखा हुआ है ना, वो हमारे सेल्स टैक्स के सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल हैं। जिनके आगे एसोसिएट्स हैं वो सबसे कम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कंसीडर होते हैं। अब न्यूमेरिकल में ज़रा परफॉर्मेंस पे आते हैं। स्प्रिंग 24 का न्यूमेरिकल था, 70% बच्चों को क्या आए हैं, पासिंग मार्क्स आए हैं। ऑटम 23 में 58, ऑटम 22 में 47, स्प्रिंग 21 हादी एसोसिएट 84% बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए हैं। वन ऑफ द डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल है। जेएफ एसोसिएट 74, एमएच एसोसिएट 73, आबिद खान 84, फैज़ एसोसिएट 80%। तो ये आपके सामने ही है। न्यूमेरिकल्स में तो अच्छे मार्क्स हैं, एक आधी अटैम्प्ट में बस 50 और 40 आए हैं, बाकी तो मोर देन 50 ही हैं, 60 में फॉल है, 70 में 80 में आ रहे हैं। इसके ही कंट्रास्ट में ये थ्योरी है। अब देखिएगा, स्प्रिंग 18 न्यूमेरिकल था, कौन सा,
कितने बच्चों के आए पासिंग मार्क्स? स्प्रिंग 18 क्वेश्चन नंबर 6 था, 2 सवाल आए थे, कितने आए हैं? 28। वही अटैम्प्ट में जिसमें 80% बच्चे न्यूमेरिकल्स में परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे कितने कर पाए हैं? 28। स्प्रिंग 19 न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 7, 79% बच्चों के क्या थे इसमें? पासिंग मार्क्स थे। अच्छे हैं, इतने लाइक तो हर जगह होंगे। इससे स्प्रिंग 19 में अगर आप आएँ, 3 सवाल आए थे, ओनली 15% स्टूडेंट्स वर एबल टू सिक्योर पासिंग मार्क्स। फिर हम आते हैं ऑटम 20 JF एसोसिएट 74% बच्चों के आए हैं, पासिंग मार्क्स आए हैं। मैंने बताया एसोसिएट जिस सवाल में लिखा होगा नाम में, वो हमारा पास पेपर का सबसे मुश्किल सवाल है। फर्स्ट टाइम बच्चे गए अटैम्प्ट करने के लिए, आई कैप में बैठे, फर्स्ट टाइम सवाल किया, पेपर अटैम्प्ट किया, 74% बच्चों को क्या आए हैं इसमें? पासिंग मार्क्स आए हैं। इसी ऑटम 20 में जब वो न्यूमेरिकल करके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे आए, क्वेश्चन नंबर 5 में 17% बच्चों के पासिंग मार्क्स थे, क्वेश्चन नंबर 6 में कितने थे? 16% थे। स्प्रिंग 24 का न्यूमेरिकल 70% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं। स्प्रिंग 24 की थ्योरी में जस्ट 27% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं। तो ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? जस्ट टू आइडेंटिफाई वन थिंग कि भाईजान मसला कहाँ पे है, प्रॉब्लमेटिक चीज़ कौन सी है? न्यूमेरिकल्स की थ्योरी। बेशक वो 12 नंबर की आनी है या बेशक वो 13 मार्क्स की आनी है, पर प्रॉब्लम तो है। अगर वो 13 मार्क्स की थ्योरी आई है या अगर 12 मार्क्स की थ्योरी आई है और उस 12 में से अगर आपके 5 नंबर भी नहीं आ पा रहे, प्रॉब्लम तो है। तो आपको डे 1 पे ही सेल्स टैक्स के बारे में बता रहा हूँ कि हमने जिस एरिया पे फोकस करना है वो क्या है? थ्योरी है। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करना आसान है। न्यूमेरिकल्स करने कैसे हैं, उनका फॉर्मेट क्या होगा, उनका तरीका क्या होगा, वो सारा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको इतना कैपेबल कर दूंगा कि आप न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हैंडल कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स में मिनिमम 70-80% न्यूमेरिकल आप 1 गो में कर जाएंगे, वो किसी बच्चे का भी इशू नहीं होगा। हाँ, अब इशू क्या है कि एक वो चीज़ है थ्योरी, वो मैं समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन याद तो आपने रखनी है। तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा एफ़र्ट जो है वो करनी पड़ेगी। थ्योरी पे आपको ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी। आप थ्योरेटिकल एंड संभाल लें, न्यूमेरिकल मैं संभाल लेता हूँ, मिलके करते हैं, पेपर आपका क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ये सिर्फ आपका सेल्स टैक्स में नहीं है, ये पूरे टैक्स के सिलेबस की डिवीज़न इस तरह से ही है। सिर्फ टैक्स में जो वन ऑफ द डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल है वो बिज़नेस के अलावा बाकी जितने भी एरियाज़ हैं वो थ्योरेटिकल क्या कर रहे हैं? सफ़र कर रहे हैं। हमने जब लास्ट लेक्चर में मॉडल पेपर देखा था, 60% न्यूमेरिकल आता है, 40% क्या आती है? थ्योरी आती है। तो अगर वो 40% ही आपका वीक है, अगर आपको उस 40% में से 20 नंबर नहीं आ रहे, 30 नंबर नहीं आ रहे, तो प्रॉब्लम तो है। आइडली अगर 60 मार्क्स के न्यूमेरिकल हैं, 30 नंबर सिक्योर वहाँ से करने चाहिए। अगर 40 मार्क्स की थ्योरी है तो 20 से 25 जहाँ सिक्योर हो तब भी पास होता है। अब ये आपको ही पता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर 20 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा आप उसमें से 20 में से 20 सिक्योर कर लेंगे। गलतियाँ तो होंगी, एरर्स तो होंगे, और सवाल टैली करने के मार्क्स नहीं होते, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। अगर एक सवाल 16 मार्क्स का आया है, कुछ ना कुछ पेपर में गलती हो जाएगी। एज ऑफ नाउ अगर मैं बैठा हूँ, मैं आई कैप में आ जाकर पेपर दूँ, कैप का टैक्स का पेपर दूंगा, जाहिर सी बात है इतना कुछ पता होने के बावजूद जब मैं सवाल करूंगा तो माइट भी मेरा भी 80% सवाल ठीक हो न्यूमेरिकल या 90% ठीक हो। इसकी रीज़न ये नहीं कि मुझे आता नहीं होगा, बट वहाँ पे माइट भी एग्जाम प्रेशर हो, गलतियाँ हो सकती हैं, एरर हो सकते हैं। तो एज ऑफ टुडे मैं भी न्यूमेरिकल 100% ठीक नहीं कर पाऊँगा। 16 का होगा, माइट भी मेरे 14 आ जाए, 13 आ जाए। तो आपको भी यही एक्सपेक्टेशन रखनी है कि न्यूमेरिकल आप पूरा भी करेंगे 80% ठीक होगा, तो तकरीबन 20% मार्क्स तो लूज़ होंगे। तो वो 20% मार्क्स आप अगर न्यूमेरिकल से लूज़ कर रहे हैं तो कहाँ से बचाने हैं? वो थ्योरी से। तो डे 1 पे ही थ्योरी जो है वो क्या करनी है, आपने अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। और थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 तरह की थ्योरी है, एक है रट्टे वाली, एक कौन सी है? एप्लीकेशन बेस्ड। सतत थ्योरी कौन सी आती है यहाँ पर? एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी आती है, जहाँ पे चीज़ों को अप्लाई करना है। टेक्स्ट में रट्टा कम है, ना होने के बराबर है। केस स्टडी है जिस पे हमने क्या करना है? फोकस करना है। और इस पूरे सेल्स टैक्स में ना कोई 10 से 12 सवाल है,
सिर्फ 10 से 12 जो रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट कर रहा है एग्जामिनर, वही टॉपिक्स बार बार पूछ रहा है और बच्चे आज तक उसमें क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो ये एनालिसिस आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है जस्ट टू स्टार्ट द सेशन कि यार हमने करना क्या है, हमने मार्क्स कहाँ से निकालने हैं, इसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे होगी, वीकनेसेस कहाँ पे होगी, कौन से एरिया पे हमें ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी, कौन से एरिया पे हम एफ़र्ट थोड़ी करके मार्क्स निकाल लेंगे, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इस सेल्स टैक्स को ना हम डिवाइड करेंगे इन 5 एरियाज़ में। आप देखेंगे हमारे चैप्टर भी यही बनते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा सेल्स टैक्स का, 18 है कि 19 है? 18। तो 4 चैप्टर बनते हैं हमारे, 18, 19, 20, 21। ये 4 चैप्टर हैं हमारे सेल्स टैक्स के, जिसको हमने लेके चलना है। चैप्टर नंबर 18 जो है हमारा बेसिकली वो किसके ऊपर है, सेल्स टैक्स की डेफिनेशंस के ऊपर है। डेफिनेशंस नाम सुन के आपको लग रहा होगा शायद हमने ये क्रैम करनी होंगी, नहीं, इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो कौन से होंगे हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए डेफिनेशंस पहले आएंगी। फिर चैप्टर नंबर 19 जो हमारा होगा वो कौन सा है, रूल्स एंड प्रोविजंस का, जहाँ पे प्रॉपर सेल टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, रूल्स क्या है, कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, सारा कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे। आपका सिर्फ चैप्टर नंबर 18 और 19, अगर आपके 2 चैप्टर आते हैं, आपके न्यूमेरिकल 100% इन 2 चैप्टर से हो रहे होते हैं। तो टेक्निकली अगर आपको चैप्टर नंबर 18 मतलब अगर आपको सेल्स टैक्स की डेफिनेशन आ जाती हैं, आपको रूल्स एंड प्रोविजंस याद हो जाते हैं, तो जब जस्ट ये 2 चैप्टर से आप कंप्लीट 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल और तकरीबन 6 मार्क्स की थ्योरी कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जस्ट 2 चैप्टर आपके 20 से 22 नंबर जो हैं वो सिक्योर करके दे रहे होंगे। तो आपके सामने है 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 18 और 19। आप इनके पेजेस काउंट करें कितने होंगे, कुल मिला के जाके इंडेक्स पे हिसाब लगा लें। ये 2 चैप्टर्स ना आपके 35 से 30 सफ़े हैं, जस्ट से 2 चैप्टर्स हैं जो आपके 20 से 22 नंबर सिक्योर कर देंगे। तो सेल्स टैक्स में भी जो आपका 26 से 27 नंबर का आपका एरिया आना ही है, उसमें से भी 2 चैप्टर अगर आपको आ जाते हैं ना, यू आर एबल टू अटैम्प्ट 20 to 22 मार्क्स, और इसमें से अगर आप मार्क्स निकाल जाते हैं पेपर आपका पास हो जाता है। अब कहने को आप कह रहे होंगे यार हम तो सीए में आए थे, सुन के आए थे, यार बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ये किताबें होती हैं, वो किताबें होती हैं, दुनिया चेंज है, दुनिया चेंज ही है। अब इसके बाद जो आपके अगले 2 चैप्टर्स हैं जिसमें सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन है, इसमें से एक सवाल आएगा थ्योरेटिकल, वो 4 से 5 नंबर का होगा। तो पूरा सेल्स टैक्स नहीं, पूरा टैक्स 100 नंबर का, उसमें से एक एरिया सेल्स टैक्स, उस सेल्स टैक्स में से 2 चैप्टर्स है जो आपका 80% होगा। तो अब हम इसकी तरफ चलेंगे, इसको समझेंगे और अब हम इसको लेके चलेंगे। तो चैप्टर नंबर 18 से हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशंस, और साथ कुछ रूल्स एंड प्रोविजंस जो हैं वो हम क्या करेंगे, डिस्कस जो है वो कर रहे होंगे। अब मैं आपको डे 1 पे ही साथ साथ, चूँकि बुक आपके पास सबके होगी, मैं आपको 3 चीज़ें ना बुक पे हाईलाइट करवा दूंगा। जहाँ पे मैं जिस डेफिनेशन के ऊपर कहूँ ना कि ये रीड ओनली है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा ताकि कल को जब आप पढ़ रहे हो आपको पता होगा यार ये वो चीज़ है जो पेपर में एग्जामिनर नहीं पूछने वाला। आपको पता होनी चाहिए, बट पेपर में एग्जामिनर भाई साहब ने ये चीज़ नहीं पूछनी। फिर जो चीज़ बता दूंगा कि यार ये डेफिनेशन या एरिया क्रैम करने वाला है, उसको आपने क्रैम करना है, वो बाय वर्ड कोशिश करनी है, याद करें। और जहाँ पे कह दूंगा कि यार ये डेफिनेशन या एरिया लर्निंग वाला है, उसको समझना है, समझ के उस कंसेप्ट को अपनी वर्डिंग्स में लिखना है ताकि आपको मार्क्स मिलते जाएं। बिकॉज अगर आपने देखा हो चैप्टर नंबर 18 सारी थ्योरी लग रही है आपको, 19 में फिर भी नंबर्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, 18 में क्या है, सारी की सारी थ्योरी है। तो इसलिए पूरे टेक्स्ट में जहाँ जहाँ पे हम थ्योरेटिकल चैप्टर्स पे जाएंगे, थ्योरेटिकल एरियाज़ पे जाएंगे, वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ लिखवाता जाऊँगा। कोशिश करके आपने अपनी बुक के ऊपर ये मार्क कर लेनी है ताकि जब आप आखिरी महीने में प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आपको पता होगा यार इस चीज़ को मैंने इस तरह से क्या करना है, लेकर चलना है। तो हम सेल्स टैक्स को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेल्स टैक्स को स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा अकाउंटिंग की बात करते हैं। अकाउंटिंग में आपको याद होगा कुछ आपने एक चीज़ का नाम पढ़ा था, उसको हम कहते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती थी एनीवन?
क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं होता, अल्लाह माफ़ करे। अगर तुमने कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में कहना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और तुम्हारा अगर पीआरसी पास होगा तो मैं खून के आंसू रहूँगा। क्यों? क्या होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी और नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, 3 रह गई है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आखिर रह गई है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये जो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने चीज़ें पढ़ी थी, इसमें एक आप लोग पढ़ के आए थे जिसको हम कहते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद है? ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप पढ़ के आए होंगे ना, हमारा सेल्स टैक्स का ताल्लुक गहरा जो है वो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ है। अब ज़रा हम एक बेसिक सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। क्या होता था? आप लिखते थे अपने सबसे पहले सेल्स, इसमें से आप क्या करते थे? लेस करते थे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आता था? ओपनिंग स्टॉक। इस पे हम क्या करते थे? परचेजेस ऐड करते थे, लेस करते थे क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास क्या आती थी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करते थे तो हमारे पास क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट आता था। ऐसा ही है। इसमें से अपने इतनी डिलीवरी, इसमें से हम सिंपल अपने एक्सपेंसेस वगैरह जो सैलरीज पे की, वेजिस पे किए, बिल शिल पे किए, हमारे पास क्या आता था? नेट प्रॉफिट जो है वो आ रहा होता था। ऐसी थी हमारी कोई बुनियादी सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह रहे होते थे। सेल्स टैक्स का बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ है। पहली चीज़ जो आपने इस सेल्स टैक्स में अज्यूम करनी है कि आप इस सारे सेल्स टैक्स को पढ़ रहे हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। देखें, आज सुबह आपने कुछ चीज़ खाई है? सुबह की क्या? चाय पी है, बोतल बिस्किट कुछ भी किया है, ब्रश किया है, उस पर कोई इनकार कर भी नहीं सकता। मैंने कहा कोई नहीं, हम चाय भी नहीं पी, हमारा बाइकआउट है, लेस का बाइकआउट है। चलो ब्रश तो किया होगा ना, चलिए ब्रश भी नहीं किया क्योंकि लड़के नहीं करते होते। भाई मुँह तो धो के आए हो, इस्तेमाल किया ना साबुन मुंह के ऊपर, तो वो तो इस्तेमाल हुआ है सॉप, तो उसके ऊपर टैक्स आपने पे किया बिकॉज आप कौन थे? कंज्यूमर थे। बाइक में पेट्रोल डलवाया, टैक्स आपने पे किया, आप कौन थे? कंज्यूमर थे। आप ये सारा टैक्स पे करके आए हैं कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव पे। लेकिन हम जो सेल्स टैक्स पढ़ेंगे, हम ये कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव पे नहीं पढ़ रहे, हम ये पढ़ रहे हैं उस दुकानदार के पर्सपेक्टिव पे, हम ये पढ़ रहे हैं उस मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव पे। तो आपने इसको समझना है कि यार ये दुकानदार जो है वो किस तरह इस सेल्स टैक्स को मैनेज कर रहा है। आप कंज्यूमर हैं, आप जाते हैं केक्स एंड बेक्स के ऊपर, आपने जाके उनसे केक बाय करना है, लेके आ जाना है। उसने आपको कहना है कि जी 1000 रुपये का केक है। आप अक्सर देखते होंगे जब आपको बिल मिल रहा होगा तो उस बिल के ऊपर कुछ इस तरह से इनवॉइस लिखी होगी कि आपने केक लिया, 2000 रुपये का केक होगा, उसके ऊपर उसने जीएसटी ऐड किया होगा 18% के हिसाब से 360 रुपये, और उसने आपसे 2360 रुपये ले लिए होंगे। आप कंज्यूमर से आपने कितने पे किए हैं? 2360। आपने अपने जीएसटी टैक्स कितना पे किया? 360 रुपये का, ये आपने पे कर दी है। लेकिन हम इसको आपके पर्सपेक्टिव पे नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं केक्स एंड बेक के पर्सपेक्टिव पे कि वो टैक्स आपसे ले रहा है और उसने क्या करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। क्या कर रहे हैं? आपने आज अगर बिस्किट खाए हैं, आपने अगर चाय पी है, आपने अगर आज कोई कोल्ड ड्रिंक पी है, पेट्रोल डलवाया है, कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल की है, टैक्स आपने पे किया है। लेकिन क्या टैक्स आपने गवर्नमेंट को पे किया है? आपने तो किया उस दुकानदार को। जिससे आपने टूथपेस्ट लिया आपने उस दुकानदार को पे किया है, जिससे कोल्ड ड्रिंक लिया उसको पे किया है, जिस फ्यूल पंप से पेट्रोल डलवाया वहाँ पे किया आपने। लेकिन हमने देखना है कि टैक्स तो गवर्नमेंट को पे करना है, तो वो गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? वो दुकानदार, वो मैन्युफैक्चरर, वो इम्पोर्टर, वो डिस्ट्रीब्यूटर, वो रिटेलर। हम ये सारा कुछ किसके पर्सपेक्टिव पे पढ़ेंगे? दुकानदार के पर्सपेक्टिव पे, केक्स एंड बेक्स के पर्सपेक्टिव पे, मेट्रो के, मैन्युफैक्चरर के। यार ये टैक्स किस तरह लेके चल रहे हैं, वो सारा हमने मैकेनिज्म जो है वो क्या करना है? देखना है। अब जाहिर सी बात है, हमारा ज़ाती कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता। कभी बनाया है? हमारा नहीं होता। लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसका होगा? बिजनेस का होगा। कोई छोटी से छोटी दुकान हो या कोई बड़े से बड़ा कंपनी हो, उनका ये क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। ऐसे ही है, हम एज्यूम करते हैं,
हम एज्यूम करते हैं कि ये एक बेकरी है, या एज्यूम करते हैं ये एक बेकरी है और ये सेल्स कर रही है। अब इसने एक केक बना के बेचा, जस्ट टेक एन एग्जांपल, वो बेचा 5,000 रुपये का। ये है इसकी केक की सेल प्राइस। क्या है? सेल प्राइस। ये सारा कुछ हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? बेकरी के लिए, क्योंकि ये बेकरी दुकानदार है, इसके लिए पढ़ रहे हैं। ये इसकी सेल प्राइस है। अब ये केक किसको बेचेंगे? कस्टमर को। ये कौन है? कस्टमर। तो जाहिर बात अब क्या होता है, कस्टमर जाएगा इस बेकरी वाले के पास, क्या कहेगा? भाई केक पैक कर दो। ये केक पैक कर देंगे, ठीक है मुझे बिल दे दें। ये बिल देंगे तो कस्टमर को ये कुछ इस तरह से इनवॉइस लिख के देंगे कि यार ये इनवॉइस है, ये केक की उससे लिखी होगी वैल्यू 5,000, यहाँ पे लिखा होगा उसने GST 18% के हिसाब से कितना आएगा बताएं ज़रा? 900 रुपया। और उसने आपको फाइनल बिल कितना बताया होगा? 5,900। इसका मतलब आप उसको 6,000 रुपया जमा करवाएंगे और वो क्या करेगा? आपको 100 रुपये वापस कर देगा। ऐसे ही है। अब मुझे ज़रा सोच के ध्यान से बताइएगा, इस दुकानदार ने जब केक बेचा 5,000 रुपये का, इसने कितनी रकम ली है? इसने एक लिया 5,000 रुपया और दूसरा इसने क्या लिया है? 900 रुपया। ये है इसकी प्राइस। और ये क्या लिया इसने? टैक्स। टैक्स इसने लिया और ये क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जो कस्टमर से टैक्स लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। जाहिर सी बात है, आपने अगर सेल्स की हैं तो आपके बिज़नेस से गुड्स बाहर गई हैं ना, तो आपने जब गुड्स बेची हैं तो आप उसके साथ क्या ले रहे हैं? टैक्स ले रहे हैं। तो जो आप कस्टमर से टैक्स लेंगे उसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट टैक्स कह रहे होंगे। क्या कह रहे होंगे? आउटपुट टैक्स कह रहे होंगे। इसका मतलब आपने अगर आज पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल पंप वाले ने जो आपसे टैक्स लिया वो पेट्रोल पंप के लिए क्या होगा? आउटपुट टैक्स होगा। आप आज किसी रेस्टोरेंट के पास जाते हैं, रेस्टोरेंट वाले से आप खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, जाहिर सी पता रेस्टोरेंट का बिल आएगा, उस बिल के ऊपर टैक्स लिखा होगा। आपने तो पे किया लेकिन उसने आपसे क्या किया है? वसूल किया है। तो उसके लिए क्या होगा? आउटपुट टैक्स होगा। आप कपड़े ख़रीदते हैं, जाके आप टैक्स पे करके आएंगे, लेकिन जिसने आपसे वसूल किया वो उसके लिए क्या होगा? आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स क्या होता है? हम नहीं, हम कंज्यूमर हैं। जो बिजनेस जो है एट अ टाइम ऑफ सेल, जब बेचेगा, सेल के वक्त जो कस्टमर से लेगा उसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट टैक्स। जाहिर सी बात है, एक बिज़नेस है, मेरा बिज़नेस है, ये मैं मार्कर बना के बेचता हूँ। जब मैं मार्कर बेचूंगा तभी टैक्स लूँगा ना आपसे। ये मैंने बना लिया मार्कर, मेरे पास ये मार्कर पड़ा हुआ है, अगर कोई मेरे से किसी ने आके ये मार्कर बाय नहीं किया तो क्या टैक्स लूँगा? आप मेरे पास आए, आपने मेरे से मार्कर बाय किया, मैंने आप इसके बाद सेल किया, तो जब मैंने आपको मार्कर बेचा, आपने जब मुझे पैसे दिए, इसके साथ मैंने क्या लिया? टैक्स लिया। तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स क्या होता है? बताएं क्या होता है? जो सेल्स के साथ आप टैक्स लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट। तो जहाँ पे भी टैक्स पे आउटपुट का वर्ड आएगा तो वो आपको क्या होना चाहिए? उसी वक्त आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि आउटपुट टैक्स का मतलब क्या है, कि जब हम बेचेंगे एट टाइम ऑफ सेल या सप्लाई करेंगे गुड्स को, उस वक्त जो हम टैक्स लेंगे वो मेरा क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स कहलाएगा। ऐसे ही है। तो इससे टैक्स कितना लिया? आउटपुट 900। तो हम लिखते हैं कि इस बिज़नेस ने जो कस्टमर से टैक्स वसूल किया वो क्या होगा? आउटपुट टैक्स। अब ज़िंदगी में कभी भी आप अगर पढ़ रहे हैं, कोई आप चीज़ देख रहे हैं, या आपके माइंड पे या आपकी आंखों के सामने आउटपुट टैक्स का वर्ड लिखा हुआ आज, तो आपकी फौरी तौर के ऊपर मेमोरी चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि व्हाट डज़ इट मीन, कि आपने या दो दुकानदार ने ये चीज़ बेची थी एट अ टाइम ऑफ सेल, ये टैक्स उसने क्या लिया है? कस्टमर से कलेक्ट किया। इसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट टैक्स कहलाएंगे। ऐसी बात ही है। अब आपने ये चीज़ बेची है, जैसे कि ये बेकरी वाले ने ये केक बेचा,
तो यहाँ तो उसने क्या किया होगा, केक बाय किया होगा, ख़रीद के बेचा होगा। यहाँ क्या किया होगा, यहाँ मैन्युफैक्चर करके बेचा होगा। अगर उसने मैन्युफैक्चर भी किया है तो उसने रॉ मटेरियल नहीं ख़रीदा होगा, आटा लेके आया होगा, चीनी लेके आया होगा। तो जाहिर सी बात है जब आप ये रॉ मटेरियल आटा चीनी सब कुछ लेके आए हैं तो जिससे लेके आए होंगे उसने भी टैक्स लिया होगा आपसे, है कि नहीं। अब मैन्युफैक्चरर है, अगर केक्स एंड बेक्स की बात कर रहे हैं या किसी बेकरी की बात कर रहे हैं, अगर ये बना के बेच रहा है केक, तो उस केक को या तो ये बना बनाया ख़रीद रहा होगा कहीं से, कहते जी हम तो खुद मैन्युफैक्चरर है, तो ठीक है ये क्या कर रहे होंगे, ये रॉ मटेरियल लेके आए होंगे और इन्होंने केक क्या किया होगा, बनाया होगा। अब जाहिर सी बात है जब ये रॉ मटेरियल बाय करके लेके आए होंगे तो एट दैट टाइम ये भी टैक्स पे करके आए होंगे, है कि नहीं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने ये, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ परचेजेस, ये सामान जो ख़रीदा 5,000 रुपये का, माइट भी इन्होंने ये बनाया हो कितने का बाय किया हो, 3,000 का। कितने का बाय किया हो, 3,000 का। तो भाई जब जिससे ये 3,000 का सामान लेके आए होंगे उसने इस 3,000 के ऊपर इनसे क्या लिया होगा, टैक्स लिया होगा। तो इसका मतलब इन्होंने इस 3,000 रुपये पे कितना पे किया होगा 18% के हिसाब से, 540। ये जो आप पे करते हैं ना, ये आपका क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स। क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स। क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स। जो हम टैक्स कस्टमर से लेंगे एट अ टाइम ऑफ सेल, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स। वो टैक्स जो हम पे करेंगे वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स। अब सवाल पेपर में क्या आएगा, सवाल पेपर में आएगा कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। सवाल क्या आएगा, कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। ये सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, ये टैक्स लायबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है कि आपने आउटपुट टैक्स पकड़ना है, इसमें से आपने जो इनपुट टैक्स है वो लेस करवाना है और रिमेनिंग जो है वो क्या करना है, गवर्नमेंट को पे कर देना है। इसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स लायबिलिटी। जैसे बेकरी वाला है, बेकरी वाले को टैक्स कितना मिला, आउटपुट 900, इसने इनपुट कितना पे किया था, 540। ये कहते हैं इस 900 रुपये में से जो तुमने 540 पे किया है इसको एडजस्ट करो, रिमेनिंग कितना बचा, 300, ये क्या कर दो, गवर्नमेंट को पे कर दो। इस चीज़ को क्या कहते हैं, सेल्स टैक्स लायबिलिटी। ये क्या है, आपकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी है जो हमने यहाँ पर निकालना सीखनी है। दिस इज़ द क्वेश्चन, ये रिक्वायरमेंट है, ये हमने सेल्स टैक्स में सीखना है कि ये लायबिलिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्या इसमें होगा और कैसे हम इसको लेके चल रहे होंगे, उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो जिस तरह सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करें, हमारे पास क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। सिमिलरली हमने क्या करना है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स टैक्स लायबिलिटी। क्या करना है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अगर आपको याद हो जो हमने कल मॉडल पेपर देखा था, इवन आपकी बुक के एंड के ऊपर ही मॉडल पेपर होगा, आप कोई भी टैक्स का सवाल ओपन करेंगे तो उस टैक्स के सवाल में जो है ये लिखा हुआ आएगा कि रिक्वायरमेंट क्या होती है न्यूमेरिकल की। तो जो न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट होगी आपकी वो है हमेशा अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट, के सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक जो हम कानून पढ़ेंगे, एंड रूल्स मेड देयर अंडर प्रिपेयर द कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी प्लान। सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, कितना इनपुट टैक्स वगैरह एडजस्ट करवाएंगे, क्या कैरी फॉरवर्ड होगा, ये आपने बताना होता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट ही क्या है कि आपने क्या निकालनी है, सेल्स टैक्स लायबिलिटी। और सेल्स टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, हमारे पास क्या आएगा, सेल्स टैक्स लायबिलिटी आ रही होगी। गॉट इट। अब आपने इसको नोट करना है, नोट कर लें, फिर हम इसको मिटाते हैं और ज़रा आगे चलते हैं।
लिख लिया। तो सीखना हमने क्या है अपनी बेसिकली यहाँ पे सेल्स टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करना सीखना है। तो ज़रा आते हैं हमारे कुछ डेफिनेशंस के ऊपर। पहले डेफिनेशन है कि भाई सेल्स टैक्स क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये रीड ओनली है, पेपर में कभी भी वो आपसे नहीं पूछेगा कि डिफाइन सेल्स टैक्स, कि मुझे बताएं सेल्स टैक्स क्या होता है। वो सेल्स टैक्स कैलकुलेट करवाएगा। तो लेकिन रीड ओनली हमने पढ़नी है। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्स टैक्स? सेल्स टैक्स का मतलब है द टैक्स, एडिशनल टैक्स या डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सेल्स टैक्स जो है वो कह रहे होते हैं। क्या? वो टैक्स जो अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990, हमारा जो कानून है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है। अच्छा, आप लोगों को एक्ट में और ऑर्डिनेंस में पता डिफरेंस क्या होता है? बताएं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस? अभी आप लॉ में वहाँ तक नहीं पहुँचे, तो स्टार्टिंग लीगल सिस्टम में आता है। अच्छा, देखें साफ सीधी बात है कि ये टैक्स या जो भी चीज़ हम कलेक्ट कर रहे हैं ये लीगल होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? लीगल होनी चाहिए। जब लीगल की बात करते हैं तो उसके पीछे कोई कानून होना चाहिए, फिर ही हम ले सकते हैं। पार्लियामेंट है, दुनिया है, एग्जिस्ट कर रही है, तो ये सारा कुछ क्या होना चाहिए? बाय लीगली होना चाहिए। तो जब लीगली बात करेंगे तो हमें फिर उसको लीगली करने के लिए जो रेलेवेंट लॉ है, कानून है, वो पास करना चाहिए। जैसे आप BLD वगैरह पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पार्टनरशिप का कानून होता है, पार्टनरशिप एक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ रहे होंगे, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे होंगे, तो वो कानून है। वो एक कानून बना दिया, बता देगा भाई सारा कुछ इस तरह से होगा। तो सेम टैक्स पे भी क्या बनेंगे? कानून बनेंगे कि इनके मुताबिक ही सारा क्या होगा, टैक्स जो है वो कलेक्ट हो रहा होगा। तो जब हम कानून की बात आते हैं, लॉ की बात आते हैं, तो देयर आर टू थिंग्स। एक है एक्ट और दूसरा है आपके पास ऑर्डिनेंस। एक्ट बेसिकली क्या होता है? एक्ट वो कानून है जो पार्लियामेंट पास करती है। क्या करती है? पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट की बात करते हैं तो नेशनल असेंबली और सेनेट की बात होती है कि कोई भी कानून आप पास करवाना चाहते हैं, आप जाएंगे नेशनल असेंबली में, गवर्नमेंट जो है प्रेजेंट करेगी, उस पर बहस होगी, फिर वहाँ से अप्रूव होगा, फिर कहाँ जाएगा? सेनेट के पास जाएगा, वहाँ पे बहस होगी, वहाँ से अप्रूव होगा, जब अप्रूव हो जाएगा फिर कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उस पर साइन करेगा तो क्या हो जाएगा? एक्ट बन जाएगा। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस बेसिकली क्या होता है कि आप पार्लियामेंट को बाईपास करते हैं, पार्लियामेंट से नहीं पूछते, लेकिन सदर साहब जो है वो खुद से क्या कर देते हैं? एक कानून जारी कर देते हैं विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट होता है, या माइट समटाइम ये भी नहीं होता, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस कह रहे होते हैं। तो ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट, एक्ट बाय पार्लियामेंट। तो हम जो सेल टैक्स में पढ़ रहे हैं वो है सेल्स टैक्स एक्ट 1990। क्या पढ़ रहे हैं हम? सेल्स टैक्स एक्ट 1990। 1990 में एक्ट बना था, फिर हमारे पास इसके साथ कुछ सेल टैक्स के रूल्स आए थे, ये रूल्स 2002 में आए थे। तो ये हम यहाँ पे सेल टैक्स में पढ़ रहे हैं। हर साल जब बजट आता है तो इन रूल्स में, इस एक्ट में अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट करती है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? बजट आ गया। और ऑर्डिनेंस हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स के बारे में कि ये हमारा क्या कहलाता है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो इस एक्ट के मुताबिक ये जो कानून बना है हमारा, इसके मुताबिक कोई भी टैक्स, कोई भी एडिशनल टैक्स, कोई भी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज अगर आप ले रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? सेल्स टैक्स कह रहे होंगे। या कोई भी फ़ाइन, कोई भी पेनल्टी या कोई भी फ़ीस जो इस एक्ट के तहत आप लेंगे वो क्या कहलाएगी? आपका सेल्स टैक्स जो है वो कहला रहा होगा। उसके अलावा कोई भी अमाउंट जो इस एक्ट के तहत पेएबल है या पे कर दी जाएगी वो हमारा क्या कहलाएगा? सेल्स टैक्स कहलाएगा। इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स, सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक कुछ भी आप ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? सेल्स टैक्स जो है वो कहला रहा होगा। तो ये डेफिनेशन रीड ओनली है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद सोचें, पेपर पूछेगा, ये पेपर से पूछेगा ना, उसको लग समझ आएगी,
आता है एक दिनों में। ऑर्डिनेंस की कोई वैलिडिटी होती है? हाँ 90 में ख्याल 90 डेज़ है, 90 डेज़ है ना। उसके अंदर पार्लियामेंट अप्रूव कर दे तो वो चल जाता है। सदर ने अगर साइन कर दिए 90 डेज में जाके पार्लियामेंट की अप्रूवल चल जाते हैं, ये होती है। जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 का चल रहा है, 26 है, तो वैलिडिटी ले ली हुई है, चल रहा है, ऑर्डिनेंस रहेगा वो। अच्छा जी, ये सारा कुछ जब हम पढ़ने लगे हैं ना, ये सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, वट जो भी हम पढ़ेंगे ये हम पढ़ने लगे हैं पर्सन के लिए। किसके लिए? पर्सन किसे कहते हैं? क्या होता है पर्सन? छोड़े टैक्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ले मैन लैंग्वेज में बताएं पर्सन क्या होता है। बंदा, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। पर्सन क्या होता है? बंदी ना कह दी, आदमी। पर्सन क्या होता है? शख्स, शख्सी। अच्छा, कोई भी चीज़, कोई भी आदमी पर्सन होता है। तो व्हाट इज़ प्रॉब्लम विद औरत? वो पर्सन नहीं होती। यू वांट टू से कि औरत पर्सन नहीं होती, आदमी पर्सन होते हैं। क्या होता है पर्सन? चेयर पर्सन, जो कुर्सी पे बैठा होता है। क्या होता है पर्सन? इंसान। अब तुम कह दो अशरफुल मखलूक़ात, तो क्योंकि वो ट्रांसलेट सारा हो रहा है हमारा यहाँ पे। क्या होता है पर्सन? कोई भी एक शख्स। भाई आप कह दो होमो सैपियंस, लिविंग ह्यूमन, तो इसका मतलब जो दरख्त है वही पर्सन है। दरख्त भी पर्सन होगा। तो पर्सन क्या होता है? देखिए, जो सारी आपने बात की है ना, वो लिटरेचर, अंग्रेज़ी, बायोलॉजिकल ठीक थी, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? लॉ। जब हम लॉ की बात करते हैं, जैसे भाई ने कहा जी लीगल एंटिटी, तो कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो लिविंग पर्सन्स हैं। जैसे आपने बात की, आप, मैं, ही, शी, ये लिविंग पर्सन्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो आर्टिफिशियल पर्सन हैं, जो इदारे हैं, दे आर क्रिएटेड बाय लॉ, वो भी हैं। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया है, हुकूमत क्या करती है, पर्सन को एक्सप्लेन कर देती है। बिकॉज असूल ये है कि हमने टैक्स लेना है किससे? पर्सन से। चाहे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एफडी, व्हाटएवर जो भी है, हमने किससे लेना है? पर्सन से लेना है। किससे लेना है? पर्सन से लेना है। अब पर्सन पे हम बात करें, एक्सप्लेन ना करें, तो कहें जी ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये पर्सन है, ठीक है। कोई जी आपने तो पर्सन लिखा है, एंड पर्सन मीन्स ह्यूमन बींग, तो आप टैक्स लीजिए ह्यूमन बींग से। एसबीआई का इदारा है, ये तो पर्सन नहीं है, इससे टैक्स नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है, ये सब्र करो, हम बताते हैं पर्सन क्या होता है। पर्सन इंक्लूड्स ही और शी, इसका मतलब है इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल है वो तो पर्सन है, पता है, नज़र आ रहा है कि भाई हम पर्सन हैं। इसके अलावा और इसमें क्या शामिल होता है? डैट इज़ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको हम एओपी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। ये भी क्या है? पर्सन है। तो अगर हम टैक्स आपसे ले सकते हैं, तो एक बंदा जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा है, हम उससे भी क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। क्यों? वो क्या है? पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। उसके अलावा जो कंपनी होती है वो भी क्या है? पर्सन है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है वो भी पर्सन है। और जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट इंक्लूड्स आपकी फेडरल गवर्नमेंट, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपकी फॉरेन गवर्नमेंट, ये सारा कुछ इसमें आता है। तो टैक्स में जहाँ पे भी आप पर्सन का वर्ड पढ़ेंगे, पर्सन का मतलब कभी भी ह्यूमन बीइंग नहीं होगा। पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी और गवर्नमेंट, ये सारा कुछ इसमें आएगा। क्या हमने बात किया कि जी हमने टैक्स लगाना है पर्सन के ऊपर। अब अगर गवर्नमेंट सेल्स करेगी हम उस पर भी लगाएंगे, कंपनी सेल्स करेगी हम उस पर भी लगाएंगे, एओपी सेल्स करेगी हम उस पर भी लगाएंगे, आप सेल्स करेंगे हम आप पर टैक्स लेंगे। क्यों? बिकॉज यू ऑल आर पर्सन। अगर कोई बात स्पेसिफिकली
कह दी जाए कि दिस इज़ फॉर इंडिविजुअल, फिर वो आपके लिए, फिर वो रूल वो बात एओपी अप्लाई नहीं होगी, वो रूल वो बात कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, वो रूल वो बात गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। अगर कोई रूल है, कोई हम रूल निकाल देते हैं, कोई हम निकालते हैं प्रोविज़न और हम कैटेगोरिकली कह देते हैं कि दिस इज़ फॉर कंपनी, इसका मतलब वो बात वो रूल किसके लिए अप्लाई होगा? कंपनी के लिए, मेरे ऊपर नहीं होगा, आपके ऊपर नहीं होगा, एओपी के ऊपर नहीं होगा, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, जैसे है सुपर टैक्स, हम पे अप्लाई नहीं होता, कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। वो क्यों? वो सिर्फ किसके लिए रूल है? कंपनी के लिए। तो पर्सन क्या होगा? पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी एंड गवर्नमेंट। तो ये सारा कुछ हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? पर्सन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए, एक दुकानदार है जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसने भी दुकान खोली है, वो भी चीज़ें बेच रहा है, हम उससे भी सेल टैक्स लेंगे। दो दोस्त मिलकर स्टोर खोल लेते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, उनकी एओपी है, हम उनसे भी क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। भाई आपने कंपनी बनाई हुई, जैसे केक्स एंड बेक कंपनी, कौरमे कंपनी, बंदूक खान कंपनी है, सफ़ायर कंपनी है, ये कंपनी है, हम इनसे भी टैक्स लेंगे। कल को गवर्नमेंट के इदारे आ जाते हैं, स्टील मिल वगैरह, हम इनसे भी क्या लेंगे? टैक्स ले रहे होंगे। बिकॉज हमने क्या कहा? हमने क्या कहीं पे कहा कि सेल्स टैक्स सिर्फ हम इंडिविजुअल से लेंगे? क्या हमने कहा कि सेल्स टैक्स सिर्फ हम एओपी से लेंगे? क्या हमने कहा कि सेल टैक्स सिर्फ हम कंपनी से लेंगे? नहीं, हमने क्या कहा कि ये सारा कुछ किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? हम पर्सन के लिए। तो जहां पे भी पर्सन का वर्ड लिखा हुआ आएगा पूरे टैक्स में, चाहे इनकम, सेल्स, रेवेन्यू, व्हाटएवर जो पढ़ रहे हैं, क्या मतलब पर्सन का है? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी एंड गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की बात के सिर्फ हमारी फेडरल गवर्नमेंट नहीं आएगी, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इवन फॉरेन गवर्नमेंट भी आती है। इवन जो फॉरेन गवर्नमेंट की पॉलिटिकल सब डिविजन है वो भी इसमें आती हैं। एक गवर्नमेंट है यूएसए की, एक है लंदन का, एक है न्यूयॉर्क का मेयर, वो उस गवर्नमेंट की पॉलिटिकल सब डिविजन है, वो भी इसमें आ रही होगी। इवन जो आपके फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, WHO हो गया, UN हो गया, एक्सियम बैंक, के भी सारे इसमें आ रहे होंगे। तो ये सारा क्या कहलाएगा? पर्सन कहलाएगा। अब इसको भी क्रैम नहीं करना, तो वैसे याद होगी कि व्हाट इज पर्सन? एओपी, इंडिविजुअल, कंपनी, गवर्नमेंट। पेपर में वो डिफाइन पर्सन तो नहीं पूछने वाला। तो ये भी क्या हुई आपके लिए? फिर रीड ओनली होगी। ठीक है, तो ये है जी आपके पास पर्सन। उसके बाद ये जो पर्सन है ना, ये हमारे पास दो तरह के होंगे। एक है रजिस्टर्ड पर्सन, एक है अनरजिस्टर्ड पर्सन। एक कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन, दूसरा कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। एक चीज़ बताइएगा मुझे, आप कॉलेज के बाहर जाते हैं, यहाँ पे एक पठान बैठा हुआ है, आप उससे जाके फ़्राइज़ लेते हैं। आप उससे अगर 200 रुपये की फ़्राइज़ लेते हैं, वो आपको डाल देगा फ़्राइज़ प्लेट में रख के और आपसे 200 रुपये लेगा। ऐसे ही है, कहानी ख़त्म। आप यही फ़्राइज़ लेने जाते हैं KFC में, आप उनसे लें फ़्राइज़ 200 रुपये की। वो जब 200 की फ़्राइज़ देंगे ना, जब बिल देंगे आपको, साथ उन्होंने लिखा होगा 200 रुपया, साथ उन्होंने 36 रुपये का GST ऐड किया होगा, आपसे कितने देंगे? 136 देंगे। तो क्यों? वाई? क्या जो पठान के पास आलू है और जो KFC वालों के पास आलू है, दोनों में फ़र्क है? आलू तो आलू है, चिप्स होती है, टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम है। पठान का आलू मज़े के होंगे, मटर वाला इतने मज़े के ना हो। बट क्यों ये जो बाहर बैठ के जो हमारे कॉलेज के फ़्राइज़ बेच रहा है वो टैक्स नहीं ले रहा, लेकिन जो KFC वाले हैं वो टैक्स ले रहे हैं? एक एग्जांपल देता हूँ। आप जाते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट के ऊपर, आप चले जाएं हवेली, आप चले जाएं बिस्ट्रो, या किसी भी जो आपका अच्छा रेस्टोरेंट है, खाना खाते हैं, बिल आएगा, आप देखिए कि बिल के ऊपर उन्होंने GST ऐड किया होगा, है कि नहीं? आप जाएं हवेली, जाके वहाँ से ले क्लब सैंडविच 750 रुपये का, जब बिल आएगा उस 750 रुपये में उन्होंने 18% GST ऐड किया होगा। अब वही जाके ये कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट खुला हुआ है बरकर मार्केट में, आप जाके वहाँ से लें, 500 रुपये का होगा आपका क्लब सैंडविच, ले लें, बस 500 पे करेंगे।
तो भाई सैंडविच तो वही है, वही ब्रेड है, सब कुछ वही है, वाई वो टैक्स ले रहे हैं, ये टैक्स क्यों नहीं ले रहे? वो रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये जवाब है। इसका मतलब हमारे पास ये पर्सन्स जो हैं ये भी दो तरह के हैं, एक है कौन से रजिस्टर्ड पर्सन और दूसरे कौन से हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन। रिमेंबर ये सारी कैलकुलेशन, ये सारी बात, ये सारी कहानी, ये सारा टैक्स हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए पढ़ रहे हैं, के लिए पढ़ रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए पढ़ रहे हैं। ये टैक्स कौन लेगा? रजिस्टर्ड पर्सन। जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है वो टैक्स ले ही नहीं सकता। अब भी आप रजिस्टर्ड कैसे होते हैं? हमारा चैप्टर नंबर 20 मेरे ख्याल से जो है वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर है। क्या होगा कि आप जाएंगे, आप FBR के वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, आप अप्लाई करेंगे, आप तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे, वो आपको रजिस्टर्ड कर देंगे। तो वो आपको रजिस्टर्ड करने के बाद एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, जो कि आपका क्या होगा? सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। और साथ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो क्या कर देंगे? अलॉट कर देंगे, विच इज़ द निशानी कि यार आप कौन है, आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो गए हुए हैं। जब आप रजिस्टर्ड हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप टैक्स जो है वो ले सकते हैं। आप रजिस्टर्ड हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप टैक्स जो है वो ले सकते हैं। जैसे ही देखें, ये एक रेस्टोरेंट है, ये सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, उन्होंने अपनी इनवॉइस पे क्या लिखा हुआ है? अपना सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया हुआ कि भाई ये हम रजिस्टर्ड हुए थे, तो गवर्नमेंट ने हमें क्या किया? रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, इसलिए आप हमसे खाना खाएंगे तो हम आपसे क्या कर सकते हैं? सेल टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, गॉट इट? जैसे ये है, इन्होंने अपना क्या किया हुआ है? इन्होंने अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है कि भाई हम सामान बेच रहे हैं, हम तुमसे क्या कर सकते हैं? GST जो है वो क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। जैसे ये है कि इनसे आप सामान खरीदेंगे, लिखा हुआ है कि भाई ये हमारा STRN सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। इसका मतलब क्या है कि हम सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, और इन्होंने अपनी जो भी दुकान होगी उसके ऊपर अपना जो सर्टिफिकेट है वो लगाया होगा कि दिस इज़ आवर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसलिए जो मुझे ये बिल देंगे, इस बिल पे क्या कर सकते हैं? ये सेल्स टैक्स चार्ज कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ किसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। किसके लिए? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। ये लोग रजिस्टर्ड नहीं होते। कभी इनके पास देखते हैं कि रसीद दें आपको, इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं होते। चूँकि ये रजिस्टर्ड नहीं होते, इनके ऊपर हम कभी भी इनके टैक्स नहीं ले सकते। इसलिए आप अगर कारफूर जाएंगे, मेट्रो जाएंगे, अलफता जाएंगे, इम्तियाज़ जाएंगे, दे कैन टेक टैक्स फ्रॉम यू। वो टैक्स लेते हैं, वो इनवाइस पर लिखते भी हैं, ये नहीं ले सकते। अब जो KFC है वो क्या है? रजिस्टर्ड है, इसलिए वो क्या कर रहा है? आपसे टैक्स ले रहा है। लेकिन जो सामने बंदा बैठा हुआ है जो फ्राइज़ बेच रहा है वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है? आपसे टैक्स नहीं ले रहा। तो रजिस्टर्ड पर्सन कौन होगा? वो बंदा जो सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है और जिसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको हम क्या कहेंगे? रजिस्टर्ड पर्सन कह रहे होंगे। ये सारा कुछ, ये आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, सेल टैक्स लायबिलिटी हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कर रहे हैं। आप कौन है? क्या आपके पास है रजिस्ट्रेशन नंबर सेल्स टैक्स का? हम लोग कौन है? अनरजिस्टर्ड। तो ये हमारे लिए कैलकुलेट इसलिए नहीं होती क्योंकि हम कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो ये सारा कुछ किसके लिए कैलकुलेट होगा? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। तो ये भी क्या है आपके लिए? रीड ओनली है। पेपर में डिफाइंड रजिस्टर्ड पर्सन नहीं आएगा। पेपर में जो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का टैक्स का ट्रीटमेंट होता है, जो हम आगे कुछ लेक्चर्स बाद देख रहे होंगे, वो पेपर में आएगा। कि फॉर एग्जांपल मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरी फैक्ट्री है, ये भाई साहब सेल्स टैक्स में आए हैं, ये रजिस्टर्ड हैं, इनको सामान बेचूंगा, इनसे टैक्स लूँगा किसी और तरीके से। ये भाई साहब आए हैं सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, ये भी मुझसे सामान खरीदने आए हैं, ये अनरजिस्टर्ड है, इनको टैक्स बेचूँगा किसी और तरीके से बेचूंगा। तो दोनों का जो वे है सेलिंग का वो डिफरेंट होगा, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन पेपर में कभी भी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन जो है वो नहीं आ रही होगी। ठीक है। उसके बाद है टैक्स पीरियड। अच्छा, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर। चलें, अकाउंटिंग ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है या ये अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? बताएंगे ज़रा। व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर या व्हाट इज़ अकाउंटिंग ईयर? साल के एंड पे सारी रिटर्न वगैरह जमा करते हैं। साल, क्या बोला आपने? साल। कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग ईयर? कि एक पीरियड है
जो आप कहते हैं स्टार्ट होगा 1 जनवरी से, ख़त्म होगा 31 दिसंबर को, उस एक साल में आप बताते हैं कि इतनी सेल्स है, इतनी परचेज़ है, इतने खर्चे हैं, दिस इज़ द प्रॉफिट फॉर द ईयर। वो एक साल का बताते हैं प्रॉफिट कि साल 2025 में ये प्रॉफिट था, साल 2026 में ये प्रॉफिट था, साल 2020 में ये प्रॉफिट। वो एक साल होता है कि आप उसमें एक साल की सेल्स, एक साल की परचेज़, एक साल के एक्सपेंसेस, सारा कुछ फॉर द ईयर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? सारा कुछ फॉर द ईयर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो अगर अकाउंटिंग में एक साल के लिए सारी कैलकुलेशन हो रही है तो टैक्स में भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब ये सेल्स परचेज है कितने टाइम की? साल की, 6 माह की, क्या? तो इसको हम क्या कहते हैं? टैक्स पीरियड। क्या कहते हैं? टैक्स पीरियड। सेल्स टैक्स में टैक्स पीरियड जो है वो 1 मंथ का होता है। मतलब हम हर महीने का रिकॉर्ड देते हैं गवर्नमेंट को। ये कौन सा जा रहा है महीना? अप्रैल का। कौन सा महीना है? अप्रैल का। हम कहेंगे जी अप्रैल के महीने में ये सेल है, ये परचेज़ है, अप्रैल के महीने का आउटपुट टैक्स ये है, अप्रैल के महीने का इनपुट टैक्स ये है। हम किसका बताएंगे? अप्रैल का, मार्च का, हर महीने का हम बता रहे होंगे। तो सेल टैक्स में जो टैक्स पीरियड है वो कौन सा होता है? 1 मंथ। या अगर कोई भी आपको टाइम पीरियड दे दे तो वो हमारा क्या कहलाता है? टैक्स पीरियड कहलाता है। तो अभी तक कोई भी चीज़ याद करने वाली नहीं थी। एवरीथिंग वॉज रीड ओनली। आउटपुट टैक्स क्या होता है? जो हम कस्टमर से लेंगे जब हम गुड्स को बेचेंगे। इनपुट टैक्स क्या होता है? जो हम पे करेंगे जब हमने सामान खरीदा है। पर्सन क्या होता है? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, गवर्नमेंट। 2 तरह के पर्सन होते हैं, एक है रजिस्टर्ड, दूसरा कौन सा है? रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है? तो गवर्नमेंट के दायरे काम नहीं कर रहे। अभी लेस्को जो है सेल्स करते हैं, आपसे लेता नहीं बिजली की। अब लेस्को का बिल पकड़ते हैं, आपके बिल के ऊपर जब उसने बिजली बेची है तो जीएसटी लेता तो है आपसे। अब लेस्को ने आपसे जीएसटी लिया है, किसे पे करेगा? वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो गवर्नमेंट के दायरे SNGPL सारा टैक्स ले रहे हैं आपसे ये। तो वो इदारे तो गवर्नमेंट के ना बेसिकली। आप ये थोड़ी है कि लेस्को मेरा है, लेस्को किसका दायरा है? तो वो किसका ही रहेगा? हमेशा गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट के दायरे आपसे क्या किसी ले रहे हैं? PIA वगैरह, स्टील मिल वगैरह, मोटर, सारा गवर्नमेंट का ही। तो गवर्नमेंट के दायरे भी हम पे टैक्स लेंगे, किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो हम इन्हें कहते हैं लेस्को वालों को, जी बताएं टैक्स कितना लिए, जमा कराएं हमें। बिकॉज एक दुकानदार है, दुकानदार ने सामान बेचा, टैक्स लिया मुझसे, आउटपुट टैक्स क्या किया? गवर्नमेंट को पे किया। तो लेस्को वाला भी क्या है? दुकानदार एक किस्म का, वो भी क्या बेच रहा है? बिजली। बिल मुझे दिया, टैक्स मैंने किसको पे किया? गवर्नमेंट को, लेस्को वालों को? लेस्को वालों को। तो फिर लेस्को वाले किसको पे करेंगे? FBR को। भाई ये टैक्स हमने इस महीने में कलेक्ट करके दिया है आपको, ठीक है। अब ये डेफिनेशन है आउटपुट टैक्स की और इनपुट टैक्स की। ये भी याद नहीं करनी, ये हमने पढ़ ली है। पेपर में डिफाइन आउटपुट टैक्स थोड़ी आएगा, लेकिन आपको आउटपुट टैक्स पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता। हमने डिस्कस कर लिया, तो ये रीड ओनली है। ये सारा कुछ किसके लिए है? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। क्या? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कि जब आप गुड्स सेल करेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स करेंगे, मतलब गुड्स को सेल करेंगे, उस टाइम पे जब टैक्स लेंगे वो क्या कहलाएगा? आपका आउटपुट टैक्स कहलाएगा। FAD जो सिलेबस का पार्ट नहीं है, जो आप FAD पे कर रहे होते हैं वो आपका टैक्स कहलाएगा। या सर्विसेज के ऊपर आप टैक्स ले रहे होंगे वो क्या कहलाएगा? आपका आउटपुट टैक्स कहलाएगा। और इनपुट टैक्स क्या होता है? जो हमने पे किया। तो ये भी किसके लिए है? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, उस वक्त जो आपने टैक्स पे किया वो आपका इनपुट टैक्स है। आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं, एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट जो आप टैक्स पे करेंगे वो क्या कहलाएगा? आपका इनपुट टैक्स कहलाएगा। आप जो FAD पे करेंगे वो इनपुट टैक्स है। जो सर्विसेज पे कर रहे होंगे वो आपका इनपुट टैक्स है। तो सिंपल सी बात है, आउटपुट टैक्स क्या है? जो वसूल करना है। इनपुट टैक्स क्या है? जो हमने क्या करना है? पे करना होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स बुनियादी डेफिनेशन हैं जो अभी हमने देखी हैं। देखा होगा इसमें कोई भी चीज़ क्रैम करने वाली नहीं थी, सिंपल थी, रीड ओनली थी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं। कल हम मज़ीद कुछ डेफिनेशन, कुछ कंसेप्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इससे एसोसिएटेड हैं। अब वो डिस्कस क्या करना है? देखें, हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई पर्सन क्या होता है, हमें लग गया पता। हमें ये पता लग गया कि जी रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है, वो भी लग गया पता। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जब आगे चलें तो ये चीज़ हमने पढ़नी है आगे कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे उसने कहा कि सप्लाई ऑफ गुड्स पे जो टैक्स लगेगा वो हमारा सेल टैक्स है।
तो गुड्स क्या होती हैं? चीज़ें। क्या हर चीज़ पर टैक्स लगता है? द आंसर इज़ नो। अभी आनी है बड़ी ईद, जाके आप बाय करें बकरा, कभी नहीं कहेगा लाख का बकरा प्लस टैक्स दें, ऐसा नहीं होता। तो क्या बकरा लेकिन चीज़ है, गुड्स में आता है, तो क्या हर चीज़ पर टैक्स लगता है? नहीं। तो फिर चीज़ें क्या होती हैं, ये डिफ़ाइन किया जाएगा। सप्लाई का मतलब क्या होता है? सेल्स करना। तो क्या जो सेल सप्लाई होती है? नहीं। तो अब हम आगे चलेंगे, हम इसके ऊपर बात करेंगे सप्लाई क्या होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होती है, किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं जो इससे होगी। तो कल का लेक्चर करना भी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, जहाँ पे हम कुछ डिटेल कंसेप्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल।